नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीएस का सेट 5, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शंस हैं कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। इसका राइट आंसर है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था और गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में 1931 ईस्वी में यहाँ पर उत्खनन कराया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाट था? ऑप्शंस हैं सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा फारसी। तो इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता का ही प्रमुख बंदरगाह लोथल था और लोथल से होकर ही मेसोपोटामिया तथा मिस्र से व्यापार किया जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, उपरोक्त सभी से। हमारा राइट आंसर है पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी के लोग अपना मकान पक्की ईंटों से बनाते थे और इसी कारण इसे शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इनकी विशेषता है इनकी नगर नियोजन प्रणाली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ऑप्शंस हैं विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। तो इसका राइट आंसर है धान्यागार, जिसे अन्नागार भी कहा जाता है और यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की? ऑप्शंस हैं सन 206, सन 1905, सन 1920, सन 1949। तो इसका राइट आंसर है सन 206 तथा भारत में सिविल सेवा परीक्षाओं की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? ऑप्शंस हैं मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन। तो हमारा राइट आंसर है मुसोलिनी, जो कि इटली का रहने वाला था। इटली में प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद इटली को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और वो विदेशी कर्ज के बोझ तले दब गया था। अराजकता पर काबू पाने के लिए धनी लोगों ने, जमींदारों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की जिसे फेसियो कहा गया और बेनिटो मुसोलिनी इसी संगठन का नेता था और इसके सिद्धांत फासिज्म कहलाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? ऑप्शंस हैं लॉक, रूसो, हीगल, प्लेटो। तो इसका राइट आंसर है रूसो। फ्रांस के इतिहास की मुख्य घटना फ्रांस की क्रांति है, जो कि 1789 में हुई थी, जिसमें वहां के राजा लुई 16वें तथा रानी मेरी एंटीनोइट को फांसी दे दी गई थी। फ्रांसीसी क्रांति ने रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? ऑप्शंस हैं सुलेमान द ग्रेट, अबू बाकर, इमाम हुसैन, कॉन्स्टेंटाइन। तो हमारा राइट आंसर है अबू बाकर। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद अबू बाकर को खलीफा बनाया गया था और खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शंस है जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो हमारा राइट आंसर है अजमेर। राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर स्थान पर पुष्कर मेले का आयोजन होता है और पुष्कर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर विशेष रूप से ब्रह्मा की पूजा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं द्वारिका गुजरात, पुरी उड़ीसा, मथुरा उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात। तो हमारा राइट आंसर है गांधीनगर गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में निर्मित अक्षरधाम नामक मंदिर में
श्री स्वामी नारायण की मूर्ति स्थापित की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मुंबई। तो हमारा राइट आंसर है हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय भारत के हैदराबाद में स्थित है। सालारगंज संग्रहालय को कला संग्रहालय का भंडार कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, क्योंकि गिटार तो सबने देखा, गिटार में तार होते हैं, सितार में भी तार होते हैं और वायलिन में भी तार होते हैं। बचा हुआ ट्रम्पेट, तो ट्रम्पेट इसका राइट आंसर है। चलिए जान लेते हैं ट्रम्पेट के बारे में। ट्रम्पेट एक वाद्य यंत्र है जो बिना तार का होता है। भारत में ट्रम्पेट को तुरही के नाम से जाना जाता था, जिसका प्रयोग शिकार के समय या युद्धों के समय होता था। विश्व में सर्वप्रथम इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मिस्र के राजा तूतेन खामेन के शासनकाल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया? और हमारे ऑप्शंस हैं नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एमएन राय। तो हमारा राइट आंसर है एमएन राय। भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम मानेंद्र नाथ राय, या शॉर्ट में एमएन राय कहते हैं, एमएन राय ने 1934 में प्रस्तुत किया था। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, राष्ट्रपति। तो हमारा राइट आंसर है भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन किया गया है कि संविधान को अधिकारों की प्राप्ति भारत के लोगों से ही हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर है भारत के लोग। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। हमारा राइट आंसर है केरल में। संसार के प्राकृतिक रबर उत्पादकों में भारत का स्थान चौथा है। भारत की 90% से अधिक रबर केरल राज्य में पैदा होती है। केरल में 348,000 हेक्टेयर भूमि पर रबर के बागान हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाना था? ऑप्शंस हैं नकदी फसलों का, दालों का, खाद्यान्नों का, ज्वार बाजरा आदि का। तो हमारा राइट आंसर है खाद्यान्नों का। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था। एक मुक्त कार्यक्रम के द्वारा किसानों को ऋण, अनुदान, उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र आदि उपलब्ध कराए गए। हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं की कृषि से हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। हमारे ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सर्व प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। अधिकांश उत्पादन गंगा, यमुना, दोआब और रोहेलखंड के मैदानी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। ऑप्शंस है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति, बहुफसल क्रांति। तो हमारा राइट आंसर है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। भारत में हरित क्रांति को बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1967-68 के बीच में हुई और डॉक्टर स्वामीनाथन का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़। तो हमारा राइट आंसर है मुंबई। दिल्ली के बाद मुंबई भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ग्रहण की? ऑप्शन है फ्रांस, भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, अमेरिका, इंग्लैंड। तो हमारा राइट आंसर है भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ। जोसेफ स्टॉलिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीएस सेट 6 के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।